गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th का क्लास है सोशल साइंस का। यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2 है। आज लेक्चर फर्स्ट हुआ था चैप्टर 2 में सोशलिज्म इन यूरोप एंड दी रशियन रिवोल्यूशन, यानी समाज यूरोप में समाजवाद और जो है रूसी क्रांति के बारे में चैप्टर में आपको वन लेक्चर के माध्यम से एक बताया गया है। और बताया गया था कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति कैसे आई और जो है सामाजिक परिवर्तन का युग कैसे रहा, जिसमें से उदारवादी, रेडिकल और जो है रूढ़िवादी विचारधाराओं के बारे में आपको अध्ययन कराया गया। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है यूरोपीय औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो यूरोपीय औद्योगिक समाज जो था एक राजनीतिक रुझान का एक नए युग का द्योतक था, यानी यूरोपीय समाज में नए युग का प्रारंभ हुआ। इस समय आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए। ऐसा कम समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का अत्यधिक विकास हो रहा था, रेलवे लाइन पटरियां बिछ रही थीं और औद्योगिक क्रांति भी पूरी हो चुकी थी। तब ये यूरोप में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिकरण के द्वारा महिलाओं और पुरुषों को कारखाने में जाने कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कौन? औद्योगिकरण ने प्रेरित किया महिलाओं को, पुरुषों को कारखाने में काम करने के लिए। बहुत सारे मजदूर हमारे जो लोग थे वे कम मजदूरी में अधिक समय तक काम करने के लिए विवश थे। बेरोजगारी यूरोप में आम समस्या बनी हुई थी तथा औद्योगिक वस्तुओं का डिमांड कम हो जाने की वजह से बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। लोगों की समस्याओं का अंबार लग रहा था और समस्याएं अधिक बढ़ रही थीं। जनजीवन लोगों का बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहा था और रेडिकल इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के लोग जो तमाम समस्याएं थी, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कोशिश कर रहे थे लगातार। बहुत सारे जो औद्योगिक कारखाने थे वे निजी हाथों में थे, निजी स्वामित्व के थे। अधिकांश रेडिकल और उदारवादियों के पास स्वयं की संपत्ति भी थी तथा उनके अपने कर्मचारी भी थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के माध्यम से धन संपदा इकट्ठा करने की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इन तरह के प्रयासों से अधिक बढ़ावा दिया जाए तथा उनका विश्वास था कि यदि मजदूर भी स्वस्थ होंगे तथा नागरिक शिक्षित होंगे तो इस व्यवस्था का लाभ उठाया जा सकता है, यानी औद्योगिक व्यवस्था का लाभ उठाया जा सकता है। कब? जब हमारे मजदूर स्वस्थ होंगे तो बढ़िया से काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, शिक्षित होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी समस्या का सामना वो कर सकते हैं। तो उनकी विचारधारा ये थी। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। जैसे उस समय जो है राजा का जो वंश चल रहा था वे विशेषाधिकारों से सुसज्जित होते थे पहले से ही, तो इसके खिलाफ थे वे। इन्हें व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशीलता और विश्वास में विश्वास था कि हम उद्यमी बनेंगे तो हम जो है हमारे पास धन होगा, विश्वास था उन्हें। उदारवादी एवं रेडिकल समूह के लोग सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। जो उदारवादी विचारधारा के थे, रेडिकल विचारधारा के लोग थे, वे चाहते थे कि सभी लोग, समाज के सभी लोग जो है व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से स्वतंत्र रहें, किसी के दबाव में काम ना करें।
इनके अनुसार गरीबों को रोजगार मिले तथा जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना किसी रुकावट के कार्य करने का अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं इसके पास पूंजी है कोई दूसरा काम ना करने दे, सरकार ना कम रोक दे, ऐसा इनका विचारधारा नहीं था। किसका? उदारवादियों का और रेडिकल विचारधारा के लोगों का, जिसे वे उन्नति कर सकें। और इसी कारण 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, शुरुआती दशकों का मतलब शताब्दी का जो 10वां वर्ष, पहला 10वां वर्ष, वो शुरुआती के दशक में सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक बाहर से कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी विचारधारा के और रेडिकल विचारधारा के समूहों और पार्टियों में समाहित होते चले गए थे। इस तरह से यूरोप में 1815 ईस्वी में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, उदारवादी विचारधारा के लोग और रेडिकल विचारधारा के जो आंदोलनकारी थे, क्रांति के पक्ष में थे कि क्रांति लाया जाए इसके खिलाफ। रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं का तख्तापलट करने की कोशिश में लग गए। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो क्रांति कर रहे थे देश के लिए। वे ऐसी या ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे या स्थापना करना चाह रहे थे जिनमें सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि वो कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो उनकी अलग अलग जो है अधिकार रहें, सबका एक समान अधिकारी रहें। 1815 ईस्वी के पश्चात इटली के राष्ट्रवादी मेज़िने ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रच दी कि लोगों को स्वतंत्रता मिले, और राजा नहीं चाहता था कि लोगों को स्वतंत्रता मिले। इसलिए इटली के मेज़िनी ने एक साजिश रच दिया। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को आज भी पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है राष्ट्रवादी विचारधारा और स्वतंत्रता मिली उनको। तो इस तरह से यूरोपीय औद्योगिक समाज और उसमें सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे चालू हो गया। यूरोप में समाजवाद कैसे आया, समाजवाद का आगमन कैसे हुआ, यूरोप में समाजवाद का आगमन किस तरह से हुआ? तो समाज को दोबारा पुनर्गठित करने के लिए सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी है? समाजवाद ही है। यानी समाजवाद विचारधारा ऐसी है जो पूरे समाज को लेकर के, साथ में लेकर के चलने वाली विचारधारा होती है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उनकी ओर बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। क्यों? क्योंकि वे समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग थे, उनका मानना था कि निजी संपत्ति जो है समाज विरोधी है, निजी संपत्ति बनाना समाज विरोधी है। अगर किसी के पास संपत्ति है तो पूरे समाज को लाभ दे। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका विचार था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यापक व्यवस्था और समस्याओं का जड़ है। वे निजी संपत्ति को सभी समस्याओं का जड़ मानते थे। क्यों? क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो तो भाई अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा मानेगा, लेकिन जिनके पास जो है संपत्ति नहीं है वे समाज में गिरे दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे। तो इस तरह से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। तो उन्होंने माना कि जिन लोगों के पास दूसरों को रोजगार में देते हों वे समाजवादी हैं। लेकिन समस्या है कि संपत्ताधिकारी व्यक्ति को केवल अपने फायदे का ही मतलब रहता था। वह नहीं चाहता था कि पूरे समाज को लाभ हो। वह तो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको ही मिले। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर जो है यूरोप में समाजवाद की सोच लोगों के अंदर पैदा हुई और जो है लोग समाजवादी विचारधाराओं से जुड़ते गए। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, अलग दृष्टि थी, अलग सोच थी, अलग विचारधाराएं थी समाजवादियों की। कुछ समाजवादियों को सामूहिक उद्यम यानी
कोऑपरेटिव जिसे कहते हैं, आज कोऑपरेटिव बैंक भी चलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सामूहिक, यानी सभी का उद्यम रहे, उसे कोऑपरेटिव कहते हैं, कि विचार में दिलचस्पी थी। तो इस तरह से एक कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के बहुत जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने 1771 और 1858 के इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। तो इस तरह से समाजवादियों का ये विचारधारा थी। समाजवाद के लिए समर्थन लोगों का कैसे जुड़ा, किस तरह से समर्थन प्राप्त हुआ समाजवादी विचारधारा के लिए? 1870 के दशक तक समाजवादियों ने अपने अपने प्रयासों से लोगों में समन्वय स्थापित लाने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। इस संस्था के माध्यम से बहुत से लोगों को जोड़ा गया और लोग इससे जुड़ करके जो है समाजवाद का समर्थन किए। इसी तरह जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने कार्य शुरू किया और इन्हें संसदीय चुनाव में सीट दिलाने की भी सहायता की। किनको सीट दिलाने की सहायता की? समाजवादियों को सीट दिलाने की सहायता की, जिससे समाजवादियों का विस्तार हो सके, समाजवादी सोच का विस्तार हो सके। इसी तरह समाजवाद के समर्थन के लिए ब्रिटेन के समाजवादियों और यूनानियों आंदोलनकारियों ने सन 1905 में लिबरल पार्टी के नाम से और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। ये लोग भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे। इस तरह से समाजवादी विचारधारा के लिए यूरोप महाद्वीप में समर्थन जुटता गया। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।